आदमी के लाइफ में ना एक फेज आता है जब वो ऑब्जर्वेंट होता है। ठीक है, वो ऑब्जर्वेंट के फेज से वो मूव होके एक सीकर बनता है। एंड व्हेन ही गेट्स एनलाइटेंड, आई कैन यूज दिस वर्ड, व्हेन ही गेट्स एनलाइटेंड, वो सीकर से अचीवर हो जाता है। Right, right. राइट? एंड you have been through this Of course, three yeah. phases of your life, so Yes. can you just elaborate how those phases were? ये बहुत अच्छा पॉइंट है. लाइक आई हैव, लाइक मेरी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है. सो आई ऑब्जर्व पीपल, मतलब इतनी अच्छी तरीके से करता हूँ ना कि मैं खुद में, मुझे लगता है वो मेरे अंदर की टैलेंट है. वो मतलब वो कोई स्टेज हो या कोई जगह हो, कोई भी जगह पर हो, तो मैं इतना डीपली ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं किन लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, कौन लोग मुझे जज कर रहे, कौन सी ऑडियंस मेरी टारगेट है. ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके मैं प्लान बनाता था, डिज़ाइन करता था कि मेरा एक्ट कैसा होना चाहिए. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आई रिमेंबर इंडियाज़ गॉट टैलेंट जब हम लोग जीते थे. लाइक बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हमने हेटरेट भी बहुत झेला है उस टाइम पर. क्योंकि बीइंग अ डांस ग्रुप, हमारे इसमें डांस बहुत कम होता था, फ्लिप्स ज़्यादा होते थे. बट मैंने उस स्टेज को इतना ध्यान से ऑब्जर्व किया था क्योंकि वो स्टेज डांस डिमांड ही नहीं करता था. वो स्टेज ऐसा था जहाँ पर डांस तुम करो या ना करो मैटर नहीं करेगा, बट टैलेंट मैटर करेगा. एंड टैलेंट सिर्फ डांस नहीं होता, टैलेंट तुम कुछ भी करो. तो मैं यूनिकनेस पकड़ता था, रैदर देन बहुत ज़्यादा डांसिंग रखने के बगैर मैं रखता था ज़्यादा फ्लिप्स एंड ट्रैक्स. तो लोगों ने मुझे बहुत हेट किया होगा उस टाइम पर, बट वो मेरा जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स था वो इतना स्ट्रांग था कि उस स्टेज पे ज़रूरत ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ. समझ रहे हो? अगर मैं ये सोचता कि डांस कम्युनिटी या डांसर्स ये बोल रहे हैं कि तुम लोग डांस कम कर रहे हो, फ्लिप ज़्यादा कर रहे हो, तो शायद मैं आज इधर नहीं होता. मैंने अपने आप की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना स्ट्रांग रखा कि ये स्टेज क्या डिमांड करता है, ये जजेस को क्या पसंद है, इसकी ऑडियंस क्या है, मैंने उस हिसाब से अपने आप को प्लेस किया. एंड जब मुझे मौका आया डांस करने का, था हमने डांस भी किया. तो ऐसा नहीं था कि हमको डांस करना आता नहीं था, बट हमने किया नहीं क्योंकि वो स्टेज डिमांड नहीं कर रहा था. मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ पर डांस करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड सेम जैसे हम वर्ल्ड हिप हॉप चैम्पियनशिप में चले गए, वहाँ पे हमने पूरे फ्लिप्स एंड ट्रिक्स को डाउन कर दिए. लाइक ऑलमोस्ट हमने 70% डाउन कर दिए एंड डांसिंग पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर डांस ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर फ्लिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चाहिए. सो दिस इज़ आई फील पर्सन टू पर्सन स्किल कि तुमको ये चीज़ को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि तुम कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो. जैसे कहा तुमने, बी अ सीकर, सीखो, समझो, एंड देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गो राइट, देन यू विल अचीव इट. सो मैंने वैसे अचीव किया है. लाइक आई रिमेंबर एक बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था मेरा, जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं 2012 में वर्ल्ड हिप हॉप चैम्पियनशिप के लिए गया था. पहला लाइक इंटरनेशनल था, पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे. तो वहाँ पर ऑफ कोर्स अभी हिप हॉप है, उनका कल्चर है, सब कुछ उनका है. तो हमने फिर भी, हम इंडिया से जा रहे करके हमने एक छोटा सा ना 4 काउंट्स या 8 काउंट्स का एक बॉलीवुड टाइप का मस्ती वाला चंक रखा था. एंड जब वो रखा था, आई रिमेंबर कि हम लोग बस लिफ्ट से उतरे, हमारा परफॉर्मेंस खत्म हो गया, वी गॉट स्टैंडिंग ओवेशन. आई वॉज ऑल्सो इन द शॉक कि स्टैंडिंग ओवेशन क्यों मिला, ये तो हमारा नॉर्मल परफॉर्मेंस है, हमने अब तक उतना स्ट्रॉन्ग लेवल में किया भी नहीं है. एंड जब हम लिफ्ट ऐसा ओपन हुआ तो लोगों ने वही स्टेप करना स्टार्ट किया और मस्त एन्जॉय कर रहे हैं. तो मैंने उस चीज़ को, लोगों ने हंस के लिया, बट मैंने उसको ऑब्जर्व किया. मैंने ये पकड़ लिया कि इनको ये अच्छा लग रहा है, इनको ये मज़ा आ रहा है, तो क्यों ना यही ज़्यादा दे. एंड देन मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया. सो मैं उसके बाद जब 3 इयर्स बाद वर्ल्ड हिप हॉप चैम्पियनशिप में गया, मैंने पूरे इंग्लिश ट्रैक्स हटा दिए, मैंने सब बॉलीवुड ट्रैक डाल दिया. 70-80% मेरे बॉलीवुड ट्रैक्स थे. और हिप हॉप तो था ही डांस फॉर्म हमारा, बट उसके साथ साथ मैंने बहुत सारा ऐसे फ़नी एलिमेंट्स, फ़नी स्टेप्स, जो बोलते हैं ना थोड़ा सा फन लगे देखने में, एन्जॉयमेंट लगे, वो सारी एलिमेंट्स डालते हैं. एंड इट वर्क फॉर मी. सो दैट इज़ बिकॉज आई ऑब्जर्व इट सो वेल कि उस स्टेज पे वो चीज़ें चल रही है तो क्यों ना डालें, क्यों ना करें. ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं हमेशा वैसा चलता है. ये शायद इंडिया में नहीं चलता, बट उधर चल गया. जो वहाँ चलती है वो शायद इंडिया में नहीं चलती है. सो आपको टाइम के साथ हमेशा समझना पड़ता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर हो, कहाँ पर हो. लेकिन मैं जो ना, मेरे फील्ड में, कि आप जहाँ कहीं पर भी परफॉर्म कर रहे हो, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम कहाँ पर कर रहे हो. एंड देन यू डिज़ाइन. तुम एक चीज़ में बेस्ट होगे, बट वो शायद इस स्टेज पे चलेगा और इस स्टेज पे नहीं चलेगा. तो तुम इधर जाके अपने आप को प्लेस कर रहे हो, तो देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस. तुमको फिर राइट प्लेस पे जाना बहुत ज़रूरी है. तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है. Exactly. Sir, there were few acts, like every of your act, every of your choreography has been on point always, because you brought a very different style in India, Yes. right, for the very first time. But I still remember one act,
and that act gave me goosebumps every single second. Even if I see it today, like now it will give me goosebumps for sure. And that was the Bahubali act Bahubali, you had, right? How do you create your creative space? Like when you are thinking, okay, I want to perform something like this, moves should be like this. That was busy. That was the first act in which I saw the slow motion thing coming in. I know. वो कैसा आपको टैप हुआ, एंड हाउ डू यू क्रिएट योर स्पेस? देवर लाइक मल्टीपल थिंग्स जब मैंने ये सोचा था. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक किंग्स यूनाइटेड एंड फिक्टिशियस ग्रुप, जो भी हमारा सब इतने साल की जो जर्नी थी, आई गेस 7 साल हो चुके थे हमको करते करते. एंड आई फेल्ट कि पीपल विल बी टायर्ड अगर मैं वही चीज़ रिपीट करता रहूँगा. तो आई हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू. तो ये न्यू क्या होगा? तो न्यू जब मैं सोच रहा था तो उस टाइम पे ऐसा था कि बाहुबली वॉज समथिंग दैट वॉज लाइक हर किसी के मुंह पे था. बाहुबली बाहुबली बाहुबली, क्या मूवी है क्या मूवी है. तो मेरे दिमाग में थॉट है कि इस पर क्यों ना करूँ कुछ. बट दिस बिकम्स नाउ अ चैलेंज. समझ रहे हो? अब मैंने चैलेंज ले लिया. अब इसको उतारना तो बहुत बड़ा चैलेंज है. अगर मैं नहीं कर पाता तो आई वुड हैव फॉल डाउन सो बैडली कि लोग हंस देते थे मुझ पर कि क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. समझ रहे हो? वो तो अच्छा हो जाने के बाद लोगों को अच्छा लगा. बट अगर उसका अदर वर्जन आप देखोगे, अगर ख़राब कोरियोग्राफी हो गई या राइट वे में प्रेजेंट नहीं हुआ या राइट वे में लोगों को समझा ही नहीं कि हुआ क्या, देन दैट इज़ समथिंग कि मैंने जो 7 साल में नाम कमाया वो ख़त्म हो गया, सीधा ड्रॉप हो जाएगा. सो देन सेम थिंग आई डिड. मैंने अपने आप को चैलेंज दे दिया. मैंने अपने आप को डू और डाई सिचुएशन में डाल दिया. अब मुझे करना है बाहुबली पे. सो बाहुबली का मेन फीचर क्या था? इट वॉज ऑल अबाउट स्लो मोशन. पूरा स्लो मोशन है. बाहुबली का इम्पैक्ट तभी आता है क्योंकि वो मूवी में दुनिया भर के स्लो मोशंस थे. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं इसको डांस में कैसे लाऊं और इसको जस्टिफाई कैसे करूं कि तुम लड़ क्यों रहे हो एक्ट में, तुम मारामारी क्यों कर रहे हो, मारामारी करते करते स्लो मोशन क्यों हो रहे हो. ये सब मतलब इस चीज़ों को जस्टिफाई करना बहुत बहुत बोलते ना ज़रूरी हो जाता है. कि अगर मैं बाहुबली का थीम ले रहा हूँ और सिर्फ बाहुबली चल के आ रहा है मारामारी कर रहा है, डांस किधर है? समझ रहे हो? तो इसमें डांस भी डालना है, इसमें वो स्टोरी लाइन भी कवर करनी है, इसमें वो स्लो मोशन के एलिमेंट्स भी डालने हैं. सो दैट इज़ द चैलेंज दैट आई गेव इट टू माई सेल्फ कि करना तो है. इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट एंड इफ़ यू वांट टू बी ऑन नंबर 1, देन यू हैव टू वर्क लाइक नंबर 1. तो मैं इसीलिए अपने आप को सीधा ऐसा, अगर मैं इस लेवल पर हूँ तो मैं ऐसा चैलेंज दे देता हूँ कि अब वहाँ पर पहुँच. और वो जब मैं चैलेंज देता हूँ तो टचवुड इट हैज़ बीन ऑलवेज इन माई लाइफ कि मैंने वो चीज़ को अचीव कर लिया है. तो मैं हमेशा अपने आप को डू और डाई की सिचुएशन में प्लेस कर देता हूँ. तो वो उसी तरीके से आया. एक तो था बाहुबली, सबके मुंह पर था, तो मैंने उसको चैलेंज लिया. स्लो मोशन उस मूवी का एलिमेंट था, तो उसको डांस में कैसे उतारूँ ताकि वो कनेक्शन बैठे. कि स्लो मोशन डांस में आया पहली बार, वो भी ग्रुप में. डांस परफॉर्मेंस के बीच में फाइट होना. डांस किधर है? मतलब फाइट कर रहे तो उसको लोग डांस नहीं बोलेंगे, बट उसको डांस के मोमेंट के साथ ऐड करना कि तुम डांस करते करते फाइट कर रहे हो. सो वो एलिमेंट वो ऐड करना. तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, बट आई फील दैट वॉज वन ऑफ द थिंग इन माई लाइफ जो एक ऐसा क्रिएटिव पीस था जिसपे मैं खुद भी क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने कैसे किया. सर आपको इंडीड वो देख के बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आपको भी आते रहेंगे बिकॉज ऑफ द डांसर्स एंड फैबुलस परफॉर्मेंस. इसमें ऐसा हो जाता है कि चलो थॉट एंड आइडिया इज लाइक 50%, 50% इज एग्जीक्यूशन. सो हैट्स ऑफ टू माई टीम कि मैं अगर सोचता हूँ और प्लान करता हूँ और उनको करवाता हूँ तो वो लोग वो करके दिखाते भी है. यू नो, मतलब आइडियाज तो हम कुछ भी बोलते हैं. मैं बोलते बिल्डिंग से बिल्डिंग पे कूद जा, कैसे कूदेंगे? उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग कौन है? सो दैट इज़ माई टीम. सो इसलिए हमारा हमेशा रोल 50-50% रहा है कि अगर मैं आइडियाज़ कुछ क्रिएट करता हूँ और एग्जीक्यूशन में उनके साथ जुड़ता भी हूँ कि भाई ऐसे करो वैसे करो, बट दे मतलब उनके बिहाफ पर वो लोग अपना ड्यूटी पूरा निभाते हैं कि आपने हमको एक टास्क दिया है, ये हम कंप्लीट करके रहेंगे. सो ये एक रहा है. एंड फॉर मी माई टीम हैज़ ऑलवेज बीन लाइक, अगर मैं कोई चीज़ बोल दूँ तो दे यूज टू बिलीव इन मी कि कर, हाँ इन्होंने सोचा तो सही होगा. तो वैसा उनका थॉट है. तो इतने मेरे को लेके वो लोग मेरे अंदर है कि इन्होंने कुछ बोला तो सही होगा. ऐसा नहीं कि हमेशा, एट टाइम्स देयर हैज़ बीन कि उनको लगता था कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, बट ना कभी नहीं बोलते. थोड़ा सा ऐसे हो जाते कि पक्का वर्क करेगा, बट एक होप फिर भी उनके अंदर होता था कि नहीं अगर इन्होंने सोचा है तो शायद राइट है. तो वो बिलीव जो मुझ में करते थे ना, वो कनेक्शन और बॉन्ड हमारा इतना स्ट्रांग हो गया था. एंड वी अचीव दैट एक्ट बिकॉज वी ऑल वेर टुगेदर सिंस years and years.
एग्जैक्टली. तो वो कनेक्शन एक बैठ जाता है. पता है कि अगर हम कुछ लोग एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं ना, तो हमारा बॉन्ड और हमारी एनर्जीज इतनी सॉलिड कनेक्ट हो जाती है कि हम एक दूसरे की चीज़ों को बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. यही चीज़ मुझे शायद कोई नए 10 बंदे मिलते तो मैं नहीं कर पाता. ये चीज़ मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरे साथ वही लोग थे जिनके साथ मैं सालों से काम कर रहा हूँ. तो वो लोग मेरी थॉट को समझते, वो लोग मेरी आइडियाज़ को समझते, तो मुझे एग्जीक्यूशन में ईजी हो जाता है. राइट. सो इट्स अ 50-50% रोल. जितना मेरा रोल है उतना मेरी टीम का रोल है. Right. So the next question, I actually had the same question with the guest from the previous podcast as well. But the answer from you would be completely vice versa from what he delivered, and I want to know it. Okay. What do you think? What is the difference between a traditional job and a creative job? I'll make it a bit more simple. According to people's belief, traditional job is a secure job, and creative job is something where you really have to work hard for it, and only you, if you are the best, you'll be successful. I personally I will never compare this both things because मेरे लिए है कि inner happiness. If you are happy with a secured life, then go for it. If you're not happy, then don't do it. क्योंकि उसको हम कोई है नहीं जज करने वाले, क्योंकि there are thousands या lakhs of people जो secured job में बहुत खुश है. Correct. तो हम क्यों ऐसे बोले कि तू creative job क्यों नहीं कर रहा है? Correct. तो वो खुश है ना. मैं खुश नहीं था उस सिक्योर जॉब में, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया. बट मेरे ही सगे भाई शायद खुश है सिक्योर जॉब में, बिकॉज इट्स देयर हैप्पीनेस. सो अल्टीमेटली इट्स ऑल योर इनर हैप्पीनेस. आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद क्या चाहते हो. तो उसके बाद आपको ये जज करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सिक्योर जॉब सही है कि क्रिएटिव जॉब सही है. सही दोनों हैं. आपको क्या चूज़ करना है वो इम्पोर्टेंट है. Exactly. Sir, one message which you would like to give to the parents, that a creative style, or if a person chooses, like if a person is happy with the creative job, right, yet he or she might face several difficulties from the family that you shouldn't really do that, वो उसमें पैसे भी नहीं है, तेरा फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है. तो what would you advise the parents, or what See, I feel parents do their job क्योंकि today I am also father. So डर तो मुझे भी लगेगा जब my son if he chooses something जहाँ पर मुझे confidence नहीं है, डर तो मुझे भी लगेगा कि तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. बट एक चीज़ है कि आपको कम्प्लीटली किसी चीज़ को रोकना सही नहीं है. आपको मौका देना बहुत ज़रूरी है. बट वो मौका जब देते हो तो इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कि तुम उसको उस टाइम पे करके दिखाओ, which I have done in my life. Like even my family was against it and मुझे भी रोका है, सपोर्ट भी किया है, दोनों तरफ चला है. वॉज लाइक इमोशनली वेरी डिस्टर्ब्ड, मेंटली डिस्टर्ब था मैं बहुत ज़्यादा. बट उस टाइम पर मैंने बस डैड को एक ही चीज़ बोली, डैडी आपने भी स्क्रैच से लाइफ शुरू किया है, मैं भी स्क्रैच से शुरू करना चाहता हूँ. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 या 3 साल का टाइम दो. अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो देन इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू से. सो दिस इज़ योर चैलेंजिंग योर सेल्फ. आप ऐसे ब्लाइंडली भी नहीं चल सकते ना. 15 साल 20 साल हो गए बट कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, देन यू आर रॉन्ग समवेयर. यू डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, यू डोंट हैव दैट एबिलिटी कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर है, इसलिए तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो. तो वो मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपनी जगह पे सही होते हैं, बस एक जगह की कंप्लीट रोक नहीं होना चाहिए. ऑफकोर्स एवरी पेरेंट नीड्स टू गिव एक पर्टिकुलर टाइम देना बहुत ज़रूरी है. 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, व्हाटएवर टाइम, एक टाइम म्यूचुअल डिसाइड होना चाहिए कि दिस इज़ ये टाइम पीरियड मुझे आप मौका दो, मैं करके दिखाऊंगा, एंड देन इट बिकम्स योर ड्यूटी. अगर तुम नहीं कर पाओ देन योर पेरेंट्स आर राइट कि यू डोंट हैव दैट एबिलिटी. देन डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ. क्योंकि डांस की फील्ड में मुझे लगता है देर आर थाउजेंड्स ऑफ डांसर्स जिनको मैं देखता हूँ, जो लोग, एज इज़ नॉट अ फैक्टर. ऑफ कोर्स सक्सेस तुमको कभी मिल जाता है, बट एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ कि तुम्हारा अगर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है एंड अब तुम 30 साल क्रॉस कर चुके हो, 35 साल क्रॉस कर चुके हो, तुम्हारे अंदर जुनून है, बहुत अच्छी बात है. बट ये जुनून तुम्हारा 25 साल से 35 साल तक रहा है. 10 साल में चेंज क्या आया है? क्या ये चेंज आया है? क्वेश्चन, खुद को क्वेश्चन करो कि ये चेंज आया है कि नहीं आया है. अगर नहीं आया है, समवेयर यू आर रॉन्ग. देन चेंज योर सेल्फ. आइदर चेंज योर करियर को बदल दो और दूसरा आजमा के दे दो. तुम शायद गलत जगह पर हो. जहाँ पर तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा राइट प्लेस ही नहीं है. मे बी
इसीलिए तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो। अगर तुम्हारे में एबिलिटी है, तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, तुम अपने आप में बिलीव करते हो, तुम हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, आई थिंक देर इज़ नथिंग एज सच जो पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज़ तुम अचीव कर सकते हो। लाइक इफ़ यू सी टुडे, अगर बीइंग अ वर्ल्ड चैम्पियन, तुम ये चीज़ 15 साल रिवाइंड करके किसी इंसान को पूछो इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा, लोग हंस देंगे। लोग हंस देंगे, लोग बोलेंगे, कुछ भी क्या बोल रहा है यार। बट मैंने अगर सोचा तो मैंने किया भी। सो दिस इज़ द डिफरेंस, कि सिर्फ सोचना एक अलग बात होती है, और उसको ऐसा भी नहीं बोला कि तुमने सोच लिया तो तुम उस पॉइंट पर एकदम 100% पहुंच जाओ। बट देयर हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट ग्रोथ। तुम्हारे अंदर ग्रोथ तो दिखनी चाहिए ना। अगर तुम 10 साल में जो पोजीशन में 25 साल में थे, वही पोजीशन में 35 साल में हो, देन देयर इज समथिंग जो गड़बड़ है, उसको तुमको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। तो मेरे इसमें टचवुड वो कभी नहीं रहा है। मेरे इसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। ऑफकोर्स मतलब बहुत सारे फॉल्ट, मतलब बहुत बहुत बुरी सिचुएशंस भी आई है लाइफ में, बट फिर भी कंसिस्टेंटली उसको मैं ओवरकम करके वापस से आगे बढ़ता था। सो दैट्स हाउ लाइफ इज फॉर मी। What was your mindset when you had biggest failures, when you thought कि अभी तो सब खत्म हो जाएगा? हुआ है, बहुत बार हुआ है, ऑफकोर्स बहुत बार हुआ है। लाइक मुझे पता है कि वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए कितने फेलियर्स देखने पड़ते हैं, कितने फेलियर्स और कितनी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। मैंने बहुत कुछ देखा है, बट एक ही चीज़ मैं हमेशा सोचता था कि आई ऑलवेज यूज टू फील कि मैं खुद को अगर नंबर 1 नहीं समझूंगा ना, तो मुझे दुनिया नहीं समझेगी। आई यूज टू हैव बिजनेस कार्ड व्हेन आई वाज नथिंग इन माय लाइफ। मैं आई गेस आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल की उम्र में बिजनेस कार्ड लेके घूम रहा था। क्यों पता नहीं फिक्टिशियस नहीं है, तो बहुत पहले की बात है। सुरेश एंड वर्नन ग्रुप, वो सब फिक्टिशियस ग्रुप तो व्हेन आई वाज 21। मैं बात करो 17-18 ईयर्स ओल्ड, कॉलेज लाइफ में भी मैं कार्ड लेके घूमता था। कोई मेरे से बात करता था, बिजनेस कार्ड देता था। आता कुछ नहीं था, पता कुछ नहीं था, बट ये खुद में बिलीव करना कि ये टाइम भी आएगा, आज मैं यूँ ही दे रहा हूँ, कल मैं इसका मतलब होगा, कोई मीनिंग होगा। तो ये है, तो वो एक अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरे अंदर हमेशा से था। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो था ना मेरा, तो वो फेलियर हमेशा साइड में हो जाता था। कितना भी फेलियर हो, मैं उसको पार्ट ऑफ लाइफ समझता था कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तुम गिरे हो, तब जाके तुम और ऊपर जाओगे। So as you spoke about your failures and the mindset you had overcoming it, right? Even the success, right? Once you had it, it was surely a source of good time motivation for you, right? And was like those small success, those small layers of success, is it the reason why it creates that big Yes, of bunch of what you have today? Yes, of course. जो like I said कि ये जो मेरा अचीवमेंट है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई टीम, बिकॉज आई नो कि हम बुढ़े हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे इस दुनिया से, बट देन तो लोगों को याद रहेगा कि देयर वाज, मतलब एक इंडिया के ऐसे डांसर्स थे और ऐसा एक कोरियोग्राफर था जिसने विजन देखा था एंड जिसने अचीव किया था। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ, जो मेरे जाने के बाद भी रहेगा। तो ये ऐसे ही नहीं मिलता है, इसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ होती है, छोटे छोटे सक्सेस होते हैं। तो वो सारे सक्सेस को कलेक्ट करके ही ये इतना बड़ा मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने आज सोचा है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट डांसर बनना है या बेस्ट कोरियोग्राफर बनना है और मैं नेक्स्ट ईयर बन गया। ऐसा नहीं हुआ। मुझे 14 ईयर्स लगे, 14 ईयर्स मुझे लगे इस जगह पर पहुंचने के लिए। वसई से हो, मैं वसई के सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स में कर चुका हूँ। जो दीनदयाल नगर में गणपति का कंपटीशन होता था, एक वसई में बहुत पुराना जश्न करके कंपटीशन होता, तांडव होता था, ये सब जगह गया हुआ। ये सब जगह मेरा 30-30 सेकंड में म्यूज़िक बंद हुआ है, जहाँ पर क्योंकि वो मेरा एकदम स्टार्ट था। मैं जस्ट स्कूल फिनिश हुआ था मेरा, आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड जब मैं जश्न, तांडव, ये सब मैं जब जा रहा था, तो 30 सेकेंड्स में म्यूज़िक बंद हो गया था। क्योंकि उस टाइम पे ऑफकोर्स उस ज़माने के थोड़े मेरे से ऊपर वाले डांसर्स थे जो अच्छा कर रहे थे, जिनको ज़्यादा फुटेज मिलता था, जिनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता था, उनके पूरे पूरे सॉन्ग्स प्ले होते थे। एंड आई वॉज वेरी न्यू टू दिस थिंग एंड वसई के लोग मुझे जानते भी नहीं थे। तो मैं उनमें से था जो एकदम लास्ट के नंबर्स में आते 30 सेकेंड्स में। तो आई रिमेंबर कि मैं घर जाकर बहुत रोता भी था, परेशान भी होता था। मैंने 2 साल की डांसिंग भी छोड़ दी थी, 2 या 1.5 साल के लिए। बट देन पता नहीं एक दिन सडनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, करना पड़ेगा वापस। ऐसे कैसे हार मान सकते, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है यार। मतलब ये नहीं मिलेगा तो फिर मज़ा कैसा आएगा लाइफ जीने में। ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल में हीरो था तो हर जगह हीरो रहेगा।
कहीं ना कहीं तो नीचे रहना ज़रूरी है ना, तब जाके तुम ऊपर पहुंचोगे। यस यस तो ये जर्नी रही है, स्कूल के 10 डांसर के बीच में नंबर 1 होना, फिर वसई के बीच में नंबर 1 होना, फिर महाराष्ट्र में होना, फिर इंडिया में होना, फिर इंटरनेशनल होना, ये एक बहुत बड़ी जर्नी रही है। exactly Yeah. exactly sir, have you ever felt complex because of someone कि यार ये 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 पर्सनालिटी इम्पॉसिबल है, आई वुडंट बी एबल टू compete him or something as such? डांस में डांस में यस डांस में मैं पता नहीं, मैं अपने आप के अंदर ही बहुत घुमा हुआ था, मैं इतना नहीं सोचता था, मुझे अच्छे लगते थे, लाइक देवर लाइक स्टिल देर आर सुपर टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स डांसर्स जो देख के मुझे लगता है कि इनकी थॉट प्रोसेस क्या है पता नहीं, बहुत क्रिएटिव है, बहुत जीनियस है, बट वो मुझे उनसे वो कंपटीशन की फीलिंग मुझे सिर्फ स्टेज पर आती है। और उस जब मैं कंपटीशन में उतरता तो मैं किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, वो भले ही कितना भी बड़ा कोरियोग्राफर हो, वो भले कितना भी बड़ा टीम हो, भले वर्ल्ड फेमस टीम हो, भले वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हो, मुझे खुशी मिलती है, मुझे हैप्पीनेस मिलती है कि ये मौका है दिखाने का कि मैं कौन हूँ। ये मैं हमेशा ये रखता था, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि भाई ये आ गया तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँगा, नहीं, डर रहता है ऑफकोर्स, बट मैंने जैसे कहा ना वो 20-80 का रेशियो रहा है, डर 20% होता है, 80% खुशी होती है कि दिस इज़ द टाइम, कि ये तुझे ऊपर वाले ने मौका दिया कि प्रूव कर अपने आप को, प्लेटफॉर्म दे दिया है ना, अब चैलेंज मिल गया है, प्रूव कर अपने आप को। yes 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 sir, to conclude this podcast, what would be your final piece of advice to anyone who is watching this podcast? Only thing that I'm saying since years and years, believe in yourself. That is the most important thing in your life कि आप खुद में बिलीव नहीं करोगे ना, आप में दुनिया कभी बिलीव नहीं करेगी। मैं अपने आप को टॉप पर उस ज़माने से सोच रहा हूँ जब मैं टॉप के लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था, उस ज़माने से मैं सोच रहा हूँ कि आई विल बी ऑन नंबर 1 समडे। दिस इज़ बिकॉज आई यूज टू बिलीव इन माई सेल्फ। उसको बहुत साल लग गए, बहुत साल लगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बट I did achieve it because I used to believe in myself. So that's the whole idea of life for me. सबके अपने अपने अलग अलग फंडे होते हैं, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन लाइक कि खुद को नंबर 1 समझो तो दुनिया तुमको नंबर 1 समझेगी। तुम खुद को क्वेश्चन करोगे कि तुम यार सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ही आ सकते हो तो दुनिया भी तुमको वही समझेगी। अपने आप में बिलीव करो, दैट्स द होल, लाइक वो मेरा फंडा है लाइफ का। Wow, wow. Sir, thank you so much. You're welcome. We learned a lot, and maybe in future, since we have started this channel, maybe in future even we'll be achievers. Of course you will be. Of course For you will be. sure. And I'll say one thing कि the reason I agreed for this podcast is because you're from Vasai, number 1. Because I have a strong connection from this place. I know कि हम जिस जगह से है, इस जगह पर से जब आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत छोटा सा शहर है, इस शहर से जो लोग जर्नी शुरू करते हैं ना, तो उनसे मेरा एक अपना पर्सनल कनेक्शन है, क्योंकि मैं इस जर्नी से, मैं भी इसी जगह से गुजरा हूँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू डिजर्व टू। Thank you so much, sir. You're welcome.